Okay, so now today we discuss about steam turbine and this is lecture 3। और आज जो हमारा एजेंडा है वो हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से टरबाइन स्टेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है। दैट इज़ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ स्टेज। किसी भी स्टेज को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है जिससे आपको मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिले। दूसरा, आज हम लोग ये देखेंगे कि मैंने आपको जैसे कंपाउंडिंग बताया था, तो मैं यहाँ पर आज आपको दिखाऊंगा कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग एनालिसिस इसके एनालिसिस दिखाएंगे। और आज फ़िलहाल यही दो टॉपिक रखते हैं और टाइम रहेगा तो फिर आगे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। लास्ट क्लास में याद होगा आपको कि हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्क डन। तो वर्क डन जो हमने कैलकुलेट किया था, वर्क डन जो आया था वो वर्क डन ये आया था, दैट इज़ MU C1 cos alpha 1 minus U, दैट इज़ 1 + KC। K और C के लिए मैंने आपको बताया था कि K स्टैंड्स फॉर दैट इज़ V2 अपॉन V1 एंड C स्टैंड्स फॉर कोसाइंस ऑफ β2 अपॉन cos β1। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब अगर इस एक्सप्रेशन में आप देखो तो इसमें मास फ्लो रेट स्टीम का वेरिएबल क्वांटिटी है, U वेरिएबल क्वांटिटी है, C1 वेरिएबल क्वांटिटी है, अल्फा 1 वेरिएबल क्वांटिटी है एंड डेफिनेटली K एंड C ऑल्सो वेरिएबल क्वांटिटी। तो देर आर द इन दिस फंक्शन देर आर द लॉट ऑफ वेरिएबल्स आर देयर। सो से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको दो तरह के कंपोनेंट्स मिलते हैं। अगर उन कंपोनेंट्स में देखें कि जैसे जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ कि ये एक मान लो एक प्लेट है और अगर यहाँ से C1 से स्टीम नोजल वेलोसिटी के थ्रू आ रही थी, तो अगर ये अल्फा 1 था तो आपका ये कंपोनेंट हो जाता था C1 cos अल्फा 1 और ये कंपोनेंट होता था C1 sin अल्फा 1। मैंने इस कंपोनेंट को आपको बोला था दिस इज द व्रिल कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो इन नेक्स्ट स्टेज। और C1 sin alpha 1 this provide the axial thrust for maintain the flow। ठीक है, ये वाला। अब इसको मैं एक साथ यहाँ पर डिस्कस भी कर देता हूँ कि ये जो आया था W, ये वर्क डन आपको जो मिला था वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मिला था। अगर मैं थ्रस्ट की बात करूँ कि थ्रस्ट क्या होता है, तो थ्रस्ट एक्सियल थ्रस्ट क्या होता है, तो मैं एक्सियल थ्रस्ट को भी यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सियल थ्रस्ट, तो एक्सियल थ्रस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? सिंपल, दैट इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन एक्सियल डायरेक्शन। लास्ट क्लास से आपको अगर डायग्राम याद है तो ये डायग्राम मैंने आपको बनाया था लास्ट क्लास में। ये डायग्राम था जिसमें आपने देखा था कि C1A इज़ अ एक्सियल कंपोनेंट एट इनलेट, C2A इज़ अ एक्सियल कंपोनेंट एट एग्जिट। ये डायग्राम आपको बनाया था मैंने। तो एक्सियल थ्रस्ट कितना हो जाएगा? मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई द दिस डिफरेंस। ये तो ये दिस वन माइनस दिस वन और दिस वन माइनस दिस वन, वट एवर इट मे बी, ऑलवेज इट्स कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैं यहाँ पर इसको जो लिख रहा हूँ वो इस तरह से लिख रहा हूँ, दिस इज C1 sin अल्फा 1 माइनस C2 sin अल्फा 2। क्लियर? तो ये आपका एक्सियल थ्रस्ट है और ये एक्सियल थ्रस्ट है जिसकी वजह से आपको जो वेलोसिटी है, जो फ्लो है, वो फ्लो आपको एक्सियल डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर इसको ज़ीरो कर देंगे तो एक्सियल डायरेक्शन में आपको जो स्टेबिलिटी मिलनी है, जो फ्लाईव्हील को स्टेबल रखेगा, एक फोर्स लगाएगा एक्सियल डायरेक्शन में, इसकी वजह से वो बियरिंग से बंधा रहे या बियरिंग से रुका रहे, वो उसके लिए ये थ्रस्ट की इम्पोर्टेंस है। क्लियर? तो ये इसको आप ज़ीरो नहीं कर सकते। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, जो एक्सप्रेशन मैंने पहले लिखा था, जो मेन वर्क है हमारा, W इज़ इक्वल टू जो एक्सियल डायरेक्शन के था, मास फ्लो रेट U C1 cos अल्फा 1 माइनस U एंड दिस इज़ 1 + KC। ये हमारा ये डायरेक्शन था। अब अगर इसमें देखें कि मैक्सिमम कब होगा, बाकी और कंपोनेंट को अगर हम छोड़ दें, अगर हम ये बोलेंगे कि अगर इफ़
कॉस अल्फा वन का क्वांटिटी अगर आपका ज़्यादा है तो आपका वर्क ज़्यादा होगा, और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कॉस अल्फा वन तब ज़्यादा होगा जब अल्फा वन की वैल्यू कम से कम होगी। फॉर लेसर वैल्यू ऑफ nozzle angle, that is alpha 1, cos alpha 1 is greater, which provide maximum work output। क्लियर? तो बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो आप कम से कम रखें। तो अगर कॉस में देखें तो कॉस में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ज़ीरो पर होती है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए, क्लियर, अगर कॉस में देखेंगे तो कॉस 0 इज़ 1 मैक्सिमम वैल्यू। कॉस के बाद आप जितनी भी वैल्यू बनाएंगे, कॉस 15, कॉस 30, उन सब में कॉस की वैल्यू रिड्यूस करती जाएगी। तो अगर रिड्यूस करेगी तो वर्क डन रिड्यूस करेगा। तो इफ़ अल्फा 1 इज़ अ 0 डिग्री, कॉस अल्फा 1 इज़ अ मैक्सिमम, कॉस अल्फा 1 इज इक्वल टू 1। अब एक प्रॉब्लम है कि आप अल्फा 1 को अगर आपने 0 कंसीडर किया, अब देखिए दो कंपोनेंट हैं, जैसे आपको ये बोला था C1 cos अल्फा 1, ये आपका व्रिल कंपोनेंट है WR1, और C1 sin अल्फा 1 ये क्या है C1a। क्लियर? तो अगर आप अल्फा 1 को 0 कंसीडर करेंगे तो 0 कंसीडर करेंगे तो व्रिल कंपोनेंट तो आपको मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन आपको एक्सियल कंपोनेंट उस केस में 0 मिलेगा। एक्सियल कंपोनेंट अगर 0 हो गया तो मैंने आपको बताया कि एक्सियल कंपोनेंट को 0 कर देने से एक्सियल थ्रस्ट 0 हो जाएगा, और एक्सियल थ्रस्ट 0 होने से वो जो फ्लाई व्हील उसके साथ में शाफ्ट के साथ में अटैच है, वो अटैचमेंट में आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, जिससे बियरिंग्स ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए आप अल्फा 1 को 0 कंसीडर नहीं कर सकते। एक तो मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताया कि आपका C1 sin अल्फा 1 के 0 नहीं हो सकता। दूसरा एक और इशू है कि अगर आप देखो कि अल्फा 1 को 0 करना है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखो या ज्योमेट्री के हिसाब से देखो, तो आपको मैंने ये आपको इस तरह से मैंने ब्लेड बना के दिखाया था, और इस ब्लेड में आपने देखा था ये नोजल था, इस तरह से नोजल होता है, और इस नोजल से ये यहाँ पर C1 वेलोसिटी आती है, जो कि नोजल एंगल अल्फा 1 होता है। इसलिए आपको यहाँ पर C1 cos अल्फा 1 मिलता है, और इस डायरेक्शन में C1 sin अल्फा 1 मिलता है। इज दैट क्लियर? यानी अल्फा 1 को 0 करने का मतलब ये हो गया, दैट इज कि मैं इसको एक इस तरह से अगर आपको शो करूँ, एग्जैक्टली ये एक सर्कल का हाफ पोर्शन हो जाएगा, तभी पॉसिबल है। क्लियर? अगर एक सर्कल लो, आप एक इस तरह का सर्कल लोगे और इसको बीच से आप कट कर दीजिए, तभी पॉसिबल है कि यहाँ से ये नोज़ल है, ये इस तरह से नोज़ल है, और एग्जैक्टली ये ऐसे आए C1। तो अगर C1 ऐसे आएगा, क्लियर, तो एक तो ये कंपोनेंट नहीं होगा, और दूसरा इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि इस डायरेक्शन से C2 ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्लियर? अगर C2 ऐसे बाहर निकल जाएगा तो जो अगला स्टेज है, अगले स्टेज की जो ब्लेड होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, इस तरह से। अब अगले स्टेज की जो ब्लेड में वेलोसिटी जो इस ये फर्स्ट स्टेज का है, ये सेकंड स्टेज का है, तो यहाँ से जो स्टीम बाहर निकलेगी वो बाहर निकल के उसी स्टेज में वापस चली जाएगी, जबकि नेक्स्ट स्टेज में वो नहीं जा रही है। लेकिन अगर आपने अल्फ़ा लिया यहाँ पर, अगर अल्फ़ा के साथ में लेंगे तो जाहिर सी बात है ये वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में मिलेगी, तो इस डायरेक्शन में मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंड स्टेज के लिए फ्लो मिल जाएगा आपको। ठीक? तो एक बात आपको समझ में आ गई कि अल्फा 1 को अगर आप 0 कंसीडर करते हैं तो स्टीम आपकी जो नेक्स्ट स्टेज में मूव करनी है वो नेक्स्ट स्टेज में मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर? दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, एक्सियल थ्रस्ट आपका 0 हो जाएगा, एक्सियल थ्रस्ट आपका मिनिमम हो जाएगा। एक्सियल थ्रस्ट की वजह से ना होने की वजह से जो सस्टेनेबिलिटी है फ्लाई व्हील की आपके शाफ्ट के ऊपर, वो सस्टेनेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अल्फा 1 को हम लोग 0 कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आया होगा। अब अगर इसको हम 0 कंसीडर नहीं कर सकते हैं तो इसको मैक्सिमाइज कैसे करें? तो कुछ और पैरामीटर हम लोग चूज करते हैं, और वो पैरामीटर क्या होगा? वो पैरामीटर देखिए क्या होगा, दैट इज W इज इक्वल टू, दिस इज MU C1 cos अल्फा 1 माइनस U 1 प्लस KC, ये था।
मैंने डायग्राम एफिशिएंसी आपको बताया था कि डायग्राम एफिशिएंसी क्या होता है। डायग्राम एफिशिएंसी इज इक्वल टू W/MC1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ दैट इज 2UC1 cos α1 माइनस U1 प्लस KC डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, C1 को 2U/C1 एक टर्म में, और दूसरे में मैं इसको cos α1 माइनस U/C1 कर रहा हूँ, एंड दिस इज 1 प्लस KC। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर? U/C1 स्टार्टिंग की क्लास में मैंने U/C1 को दीज आर द वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। इसको, इस रेशियो को हमने रो से डिफाइन किया था, 2 रो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 रो cos α1 माइनस रो एंड दिस इज 1 प्लस KC। दिस इज द डायग्राम एफिशिएंसी। एक इस फंक्शन में आ गया। अब इस फंक्शन में अगर आप देखें तो हमारा जो अब वेरिएबल है, जो वेरिएबल पैरामीटर हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि α1 को हम चूज नहीं कर सकते, क्लियर? KC एक डिज़ाइन पैरामीटर के लिए है, वैल्यूज़ हैं, ये डिज़ाइन पैरामीटर के लिए हैं, तो अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करूँगा तो α1 को मैं 0 नहीं कंसीडर कर सकता, तो हमारे पास केवल एक वेरिएबल बचता है। तो इस वेरिएबल को लेकर इस फंक्शन को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, दैट इज या इसमें कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ k इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। कब होगा ये? फॉर स्मूथ ब्लेड एंड सिमेट्रिकल ब्लेड एंगल। ये अगर मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं तो आपका ये हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस KC 1/2, दिस इज अ 4 रो cos α1 माइनस 4 रो स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू रो तो ये आ जाएगा 4 cos α1 माइनस 8 रो इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू cos α1 बाई 2। इज दैट क्लियर? cos α1 बाई 2, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक, इसको अगर आप डबल डिफ्रेंशिएट करोगे, मैं इसको अगर लिखूँ कि del 2 सिग्मा d ओवर del रो, तो दिस इज द -8 which is a negative, which implies that this at this value the function is maximum. Clear? So this is the optimum. This is the optimum velocity ratio, linear velocity to the absolute velocity, which is equal to the cos α1 divided by 2. इज दैट क्लियर? अब इस कंडीशन पर एक चीज़ और क्लियर करते हैं कि cos α1 अगर ये चीज़ है, ये कंडीशन जो हमारे पास आई है ऑप्टिमम कंडीशन, रो इज इक्वल टू cos α1 डिवाइडेड बाई 2, इस कंडीशन पर हमारी इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी मैक्सिमम क्या होगी? दिस इज, मैंने क्या लिखा था? मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या लिखा था मैंने? दिस वन इज दैट इज 4 रो cos α1 माइनस 4 रो स्क्वायर, ये लिखा था फॉर स्मूथ ब्लेड के लिए। ठीक है, या स्टैंडर्ड कंडीशन को ही कंसीडर कर लेते हैं। मैं स्टैंडर्ड कंडीशन को अगर कंसीडर करूं तो स्टैंडर्ड कंडीशन या चलिए मैं इसी को कंसीडर करता हूं, सिग्मा डी इज इक्वल टू 4 रो cos α1 माइनस 4 रो स्क्वायर। क्लियर? तो इस कंडीशन में अगर मैं रो की वैल्यू cos α1 पुट कर दूं, मैं यहीं पर लिखता हूं तो आपको थोड़ा समझने में आसान रहेगा। दिस इज सिग्मा डी मैक्स इज इक्वल टू, दिस इज रो इज इक्वल टू cos α1 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाई cos α1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई cos α1 माइनस 4 रो स्क्वायर, सो दिस इज cos स्क्वायर α1 डिवाइडेड बाई 4, so this 4 and 4 will be cancel out, this is 2 times, so this is 2 cos square α1 minus cos square α1, so this gives you the value, maximum value, the sigma d max is equal to cos square α1। क्लियर? ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब एग्जैक्टली अगर यही चीज़ हम w के लिए करें, क्लियर, अगर मैं यही चीज़ w के लिए करूं तो w इज इक्वल टू क्या था? mu c1 cos α1 माइनस u1 प्लस kc, मैंने kc को 1 लिया है, तो दिस इज द k इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, ये दोनों अगर 1 के बराबर हैं तो ये अगर मैं दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये आएगा 2mu c1 cos α1 माइनस u। क्लियर? तो यहाँ पर c1 cos α1 माइनस u है, तो इसमें अगर
मैं वैल्यू पुट करना चाहूँ कि वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वर्क डन कितना होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। रो इज इक्वल टू, आपको क्या मैंने वैल्यू बताई थी, cos α1 डिवाइडेड बाई 2, विच इम्प्लाइज दैट दिस इज u बाई c1 इज इक्वल टू cos α1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, किसी एक को रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज u इज इक्वल टू cos α1, u इज इक्वल टू cos α1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई c1। चलिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, ट्वाइस m, या मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं C1 को रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं C1 को रिप्लेस कर रहा हूँ। सो C1 इज इक्वल टू 2u अपान cos α1, ये ज़्यादा सही रहेगा। 2mu, C1 की वैल्यू रखिए 2u अपान cos α1 मल्टीप्लाइड बाई cos α1 माइनस u। सो cos α1, सो दिस वन इज 2mu स्क्वायर, दिस इज द W मैक्स। क्लियर, ये मैक्सिमम वर्क डन आपको मिलेगा सिंगल स्टेज के लिए। क्लियर, इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो इसी चीज़ को मैं आपको वेलोसिटी डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि वेलोसिटी डायग्राम में आप इस नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते जाएंगे तो वर्क डन जो पर स्टेज है वो रिड्यूस होता जाएगा। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग एनालिसिस, वेलोसिटी कंपाउंडिंग एनालिसिस। क्लियर, तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग एनालिसिस में हम ये आपको दिखाएंगे कि आपको स्टेज, जब आप नंबर ऑफ स्टेज बढ़ाते हैं या वेलोसिटी कंपाउंडिंग के लिए आप जिस तरह से अरेंजमेंट आपने किया है उस अरेंजमेंट का क्या बेनिफिट होता है। तो मैं यहाँ पर एक वेलोसिटी कंपाउंडिंग का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेलोसिटी कंपाउंडिंग याद होगा आपको, ये इस तरह से उसमें ब्लेड्स रहते थे, दिस वन। क्लियर, this one is the fixed blade, this one is the moving blade। याद होगा आपको, ये मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, ये मूविंग ब्लेड, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में इस तरह से ये नोजल लगा हुआ है। क्लियर, तो अब मैं यहाँ पर जो वेलोसिटी बना रहा हूँ, ये सेक्शंस जो मैं वेलोसिटीज़ के बना रहा हूँ, ये देखिए मूविंग ब्लेड के लिए मैं जो अलग से एंगल बना रहा हूँ, ये यहाँ से आपको C1 वेलोसिटी विद α1 आ रहा है, यहाँ से आपको C2 वेलोसिटी के साथ में बाहर जाएगा। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये U वेलोसिटी के साथ में रोटेट कर रहा होगा और ये भी U वेलोसिटी के साथ में रोटेट कर रहा होगा। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। और इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन इसके ऊपर ग्लाइड होने वाला है, इस तरह से ये जो इनलेट कंडीशन आएगी ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा इसका C4। ठीक है, और ये जो यहाँ पर इंटर करेगा C4 और यहाँ से बाहर आएगा। तो मैं अगर इस डायरेक्शन में आपको दिखाऊं इसके वेलोसिटी ट्रायंगल्स मूविंग ब्लेड के लिए, तो मूविंग ब्लेड के लिए आपको इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल मैं आपको शो करता हूँ। तो इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज द U डायरेक्शन। क्लियर, दिस वन इज द C1 with α1, so this one is V1 with β1। ये हो गया इसका इनलेट का। एग्जिट का देखिए, एग्जिट में अगर आप देखोगे ये एग्जिट में ये U है। क्लियर, और दिस वन this one, so this one is α2 with C2, ये आ गया, एंड दिस इज द β2 with V2। ये एग्जिट का हो गया। अब ये जो है ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये जो है ये सेकेंड स्टेज पे। अब सेकेंड स्टेज पे अगर आप देखोगे, सेकेंड स्टेज पे किस तरह से इसको बनाते हैं, सेकेंड स्टेज पे देखोगे तो यहाँ पर C3 ये जो आया है, मैं इसको इनलेट, इसके लिए इनलेट कंसीडर कर रहा हूँ। तो इनलेट कंसीडर कर रहा हूँ, तो दिस इज द
U, this is C3 with alpha 3, this is V3। ये बात समझ में आई। और जो एग्जिट होगा वो एग्जिट किस तरह, सॉरी दिस वन, जो एग्जिट होगा वो क्या होगा, U, ठीक, जो एग्जिट हो रहा है वो U हो गया, और दिस इज बीटा 3, दिस वन इज alpha 4, this is alpha 3, this is alpha 4, and this one is beta 4, this is C4, this one is V4। ये बात समझ में आई। ये दोनों वेलोसिटी ट्रायंगल इनलेट और एग्जिट का किसके लिए है, मूविंग ब्लेड के लिए, फर्स्ट स्टेज का। ये है सेकेंड स्टेज का, इनलेट का एंगल, ये एग्जिट का एंगल। इस पे कोई वेलोसिटी एंगल क्यों नहीं बना, क्योंकि ये फिक्स ब्लेड है, इसलिए इसमें कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी। और दूसरा एक और चीज है, इसके एनालिसिस में हम लोग कुछ एजम्पशन रखते हैं। वो एजम्पशंस क्या हैं, वो एजम्पशंस कौन कौन से हैं जो इसकी पूरी एनालिसिस में हम लोग रखेंगे, वो ये है कि जो फिक्स ब्लेड है, फिक्स्ड ब्लेड स्मूथ एंड सिमेट्रिकल एंगल, क्लियर, सिमेट्रिकल एंगल। तो चूंकि मैंने आपको फिक्स ब्लेड के लिए बताया है कि फिक्स ब्लेड है ये, तो फिक्स ब्लेड है तो इसका मतलब इसमें है कि आपका रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा, यानी यहाँ पर C3 और C4 यही चीज़ रहेंगी इसमें। तो यहाँ पर चूंकि फिक्स ब्लेड है इसलिए ये C3 से C4 नहीं होगा, ये एग्जैक्टली सेम रहेगा। तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे C3 इज इक्वल टू C4। क्यों, क्योंकि ये ब्लेड स्मूथ है। दूसरा सिमेट्रिकल ब्लेड एंगल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एब्सोल्यूट वेलोसिटीज लिखते हैं हमेशा उसके साथ में जो एंगल आएंगे वो अल्फा आएंगे। दैट मीन्स अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 4। क्लियर, ये एक एजम्पशन। दूसरा एजम्पशंस, मूविंग ब्लेड आर ऑल्सो सिमेट्रिकल, इंडिविजुअल सिमेट्रिकल है, मतलब इसका इनलेट और एग्जिट सिमेट्रिकल एंड स्मूथ। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मूविंग ब्लेड में कौन सी वेलोसिटी आती है, जो रियल वेलोसिटी होती है वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो V1 इज इक्वल टू V2 होगा, और दूसरा इस वाली ब्लेड के लिए कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू V4। यहाँ पर C नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी आती है। दूसरा सिमेट्रिकल हो गया, और सॉरी सिमेट्रिकल के लिए क्या मतलब होगा, सिमेट्रिकल के लिए मतलब होगा इनका जो ब्लेड एंगल्स है, तो ब्लेड एंगल β1 इज इक्वल टू β2 एंड β3 इज इक्वल टू β4। ये एजम्पशन है कि फिक्स ब्लेड स्मूथ है, सिमेट्रिकल है, मूविंग ब्लेड स्मूथ है और सिमेट्रिकल है। क्लियर। अब इसके आगे का कैलकुलेशन देखिए कि इसके आगे किस तरह से कैलकुलेशन किया जाएगा। इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन साथ साथ में करता जा रहा हूँ, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए, ओके, ऐसे रखते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ये सारे डायग्राम आपके पास हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं इन डायग्राम को क्लब कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड के लिए, थर्ड और फोर्थ के लिए। क्लियर, या क्लब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखते हैं। वर्क डन इन फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज के लिए W1 इज इक्वल टू स्मूथ, और ये सारी चीज़ें मैंने लिखी, तो कितना वर्क हो जाएगा, दिस इज 2m KC इज इक्वल टू 1 हो ही जाएगा, 2mu C1 cos अल्फा 1 माइनस u, ठीक, C1 cos अल्फा 1 माइनस u। इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर। अब देखिए दूसरा, वर्क डन इन सेकेंड स्टेज, मैं इसको सेकेंड स्टेज के लिए लिख रहा हूँ, तो वर्क डन इन सेकेंड स्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो भी स्मूथ के लिए कितना हो जाएगा, 2mu दैट इज C3 cos अल्फा 3 माइनस u। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। C3 क्यों मैंने बोला, क्योंकि जैसे आपने C1 cos अल्फा 1 लिखा है, तो आपने इस मूविंग ब्लेड के लिए इनलेट की वेलोसिटी कंसीडर की थी, इसके लिए इनलेट की वेलोसिटी कितनी है, C3 है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको। इस चीज़ के लिए इनलेट की वेलोसिटी क्या है, दिस वन इज C3। क्लियर, दिस इज इनलेट वेलोसिटी, इसलिए C3 cos अल्फा 3 माइनस u। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये सेकेंड स्टेज के लिए है। अब जो नेटवर्क है
नेटवर्क जो शाफ्ट पे मिलेगा वो W1 प्लस W2। जाहिर सी बात है कि आपको एक स्टेज से ज़्यादा वर्क मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि W2 में आपको वर्क रिड्यूस मिलता है। तो इसको कंपेयर कराना है, यानी इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हमको कन्वर्ट करना है इसमें। तो चलिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ और देखिए कैसे होगा ये जो एजम्पशंस मैंने यहाँ पर लिखे थे इनका यूज़ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा था C3 इज इक्वल टू C4। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो W2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2mu C3 इज इक्वल टू C2, अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 2। तो C2 कॉस अल्फा 2 लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? C2 कॉस अल्फा 2 लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब देखिए एक्चुअल में C2 कॉस अल्फा 2 क्या है। देखो इस वेलोसिटी डायग्राम में देखो C2 कॉस अल्फा 2, ये मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिस वन C2 कॉस अल्फा 2 ये क्वांटिटी है C2 कॉस अल्फा 2। ये मैं नाम दे देता हूँ इसको A, B और C। ठीक, तो C2 कॉस अल्फा 2 क्या है, C2 कॉस अल्फा 2 एग्जैक्टली क्या चीज़ है, C2 कॉस अल्फा 2 BC इज इक्वल टू, मैं इसको AC माइनस AB भी तो लिख सकता हूँ, AC माइनस AB भी लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। AC माइनस AB भी लिखा जा सकता है इसको। तो AC माइनस AB लिखना है अगर आपको इसको, तो कैसे लिखेंगे आप इसको, AC माइनस AB। देखिए 2mu C2 कॉस अल्फा 2, तो C2 कॉस अल्फा 2 यानी AC इज इक्वल टू V2 कॉस बीटा 2 माइनस U। तो माइनस U दिस इज माइनस 2U। क्लियर? अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ पर देखिए V2 इज इक्वल टू V1 है, तो मैं इसको 2mu V1 बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 1 है, तो V1 कॉस बीटा 1 माइनस 2U लिख रहा हूँ। ठीक, V1 कॉस बीटा 1, यहाँ पर देखिए V1 कॉस बीटा 1, ये परपेंडिकुलर अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ तो ABC लिया था, यहाँ पर CDE ले रहा हूँ मैं। तो V1 कॉस बीटा 1 क्या है, V1 कॉस बीटा 1 है CD। तो क्या मैं CD को CE माइनस DE लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, CE माइनस DE। तो CE माइनस DE ये कैसे लिखा जा सकता है, 2mu CE क्या है, दिस इज C1 कॉस अल्फा 1 माइनस U, तो माइनस U माइनस 2U, दिस इज माइनस 3U। ये बात समझ में आ गई। तो अब अगर आप देखो कि सेकेंड स्टेज और फर्स्ट स्टेज दोनों के एक्सप्रेशन सेम आ गए हैं। अब अगर फर्स्ट स्टेज में देखो तो दिस इज द 2mu C1 cos अल्फा 1 माइनस U। सेकेंड स्टेज में अगर आप देखोगे, सेकेंड स्टेज में 2mu C1 cos अल्फा 1 माइनस 3U। तो आपको क्लियर दिख रहा है निगेटिव क्वांटिटी ज़्यादा है, यानी आपको वर्क डन जो सेकेंड स्टेज में मिलेगा वो कम मिलेगा। क्लियर? वर्क डन फर्स्ट स्टेज में ज़्यादा मिलेगा, सेकेंड स्टेज में कम मिलेगा। इसका मतलब है कि सेकेंड स्टेज में जो RPM मिलेगा वो कम मिलेगा, तो इसकी वजह से आपको जो टोटल वेलोसिटी मिल रही है वो कम मिलेगी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? ये चीज़ प्रूव हो रही है। अब देखते हैं कि कितना इसमें मैक्सिमम वर्क डन मिलता है। तो नेट जो अगर मैं देखूंगा यहाँ पर, तो दिस इज द 2mu C1 cos अल्फा 1 माइनस U प्लस 2mu C1 cos अल्फा 1 माइनस 3U। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करके जो रिजल्ट मिलेगा इसमें, वो रिजल्ट क्या आएगा, दिस वन इज 2mu 2C1 cos अल्फा 1 2C1 cos अल्फा 1 माइनस 4U। ये मिल गया आपको ये एक्सप्रेशन। क्लियर? डब्ल्यू नेट। तो इसी तरह का एक्सप्रेशन आपने पहले भी किया था। मैं देखता हूँ यहाँ पर कि डायग्राम एफिशिएंसी क्या आएगी। डायग्राम एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेटवर्क 2mu 2C1 cos अल्फा 1 माइनस 4U। क्लियर? 2C1 cos अल्फा 1 माइनस 4U डिवाइडेड बाई MC1 स्क्वायर बाई 2। सो M and M will be cancel out। ये आपको मिलेगा, दिस इज द 4 टाइम्स U। क्लियर? 4 टाइम्स U 2C1 cos अल्फा 1 माइनस 4U डिवाइडेड बाई C1 स्क्वायर, विच मीन्स दिस इज 4U बाई C1। उसी तरह से मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको, U बाई C1 in bracket, this is 2 cos alpha 1 upon I think हाँ ठीक है, 2 cos alpha 1। क्लियर? क्योंकि C1 और C1 कैंसिल हो जाएगा,
मल्टीप्लाइड बाई C1 डिवाइडेड बाई C1 माइनस 4U बाई C1। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। C1 एंड C1 विल कैंसिल आउट, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 4 रो 2 cos अल्फा 1 माइनस 4 रो, ये सिग्मा डी का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? ये आपका डायग्राम एफिशिएंसी आ गया। तो डायग्राम एफिशिएंसी इस पैरामीटर में मैक्सिमम कब होगी ये चेक कर लेते हैं। तो दिस इज द 8 cos अल्फा 1 माइनस दैट इज 8 cos अल्फा 1 माइनस 32 रो। क्लियर? अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो दिस रो इज इक्वल टू cos अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 4। इज दैट क्लियर? और इसका सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे तो वो निगेटिव आएगा। del 2 सिग्मा डी ओवर del रो इज नेगेटिव, हेंस ये वैल्यू ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू cos अल्फा 1 बाई 4 फॉर द वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए। आप ये चीज़ जो आप देखे हैं अभी वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए cos अल्फा 1 बाई 4 आएगा। अब अगर इसमें आप देखो कि फर्स्ट स्टेज में वर्क कितना मिलेगा इस चीज़ में, फर्स्ट स्टेज में अगर आप वर्क देखोगे इसमें तो फर्स्ट स्टेज में वर्क जो मिलेगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं C1 को रिप्लेस करूँ तो U बाई C1 इज इक्वल टू cos अल्फा 1 बाई 4 ये था। तो C1 इज इक्वल टू 4U अपॉन cos अल्फा 1। इसकी वैल्यू जरा फर्स्ट स्टेज में रखिए तो 2mu C1 दैट इज 4U अपॉन cos अल्फा 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा 1 माइनस U। तो cos अल्फा 1 विल कैंसिल आउट, 4U माइनस U इज इक्वल टू 3U। तो दिस इज द 6mu स्क्वायर W1। और W2 क्या मिलेगा आपको? W2 इज अ 2mu, यही चीज़ यहाँ पर भी देखिए 2mu C1 cos अल्फा 1, तो दिस इज 4U अपॉन cos अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा 1 माइनस दिस इज 3U। सो cos अल्फा 1 विल कैंसिल आउट, तो ये आपको मिलेगा 4 माइनस 3, दिस इज द 2mu स्क्वायर W2। तो देखिए आपका फर्स्ट स्टेज में 6mu स्क्वायर मिल रहा था, सेकेंड स्टेज में आपको 2mu स्क्वायर मिल रहा है, विच सिंपली मीन्स कि आपको जो वर्क डन है वो रिड्यूस हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपको RPM मिलेगा वो भी कम मिलेगा। क्लियर? लेकिन आप अगर देखोगे कि नेटवर्क वो बढ़ा हुआ मिलेगा, दिस इज 6mu स्क्वायर प्लस 2mu स्क्वायर, तो दिस इज द 8mu स्क्वायर W नेट। ये मैक्सिमम, दीज आर द मैक्सिमम मैक्स ये सारी चीज़ें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही हैं। इसी तरह से आपको डायग्राम एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी मिलेगी? डायग्राम एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी अगर आप यहाँ पर रखोगे इसको, दिस इज 4। क्लियर? कहाँ पर रखना है? इसमें। तो दिस इज 4 रो की वैल्यू 4, दिस इज cos अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 cos अल्फा 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा 1 divided by 4. So this 4 and this 4 will be cancel out, this 4 and this 4 will be cancel out, 2 cos alpha 1 minus cos alpha 1 is a cos alpha 1. So this is the cos square alpha 1. Clear? Cos square alpha 1. Clear? Sigma d max. तो देखिए for second stage एंड फॉर सिंगल स्टेज के लिए मैक्सिमम कितनी मिली थी? दिस इज cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था, ये देखें, ये मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था। दिस वन सिग्मा डी मैक्सिमम सिंगल स्टेज के लिए आपको कितना मिला था? दिस इज cos स्क्वायर अल्फा 1। तो आपका इफिशियंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इफिशियंसी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वर्क डन में चेंज आएगा, वर्क डन में चेंज आएगा फॉर फर्स्ट स्टेज। इफिशियंसी वही रह रही है, स्टेज इफिशियंसी वही रह रही है। स्टेज इफिशियंसी एक्चुअल में वही है और मैक्सिमम इफिशियंसी दोनों ही केसेस में वही है। वर्क डन की मैं अगर बात करूं तो वर्क डन आपको इस स्टेज में कितना मिला था?
ये दिस वन। तो आप यहाँ पर देखें, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको इस जगह पर, ये देखिए इस जगह पे मैं करके आपको दिखाता हूँ। वर्क डन आपको कितना मिला था, W मैक्स मिला था आपको 2mu²। ये आपको फर्स्ट स्टेज के लिए मिला था। W मैक्स अगर आप देखोगे कि दो स्टेजेस अगर आपने कंबाइन कर दिए तो दो स्टेजेस कंबाइन करने में आपको मैक्सिमम वर्क डन कितना मिल रहा है, दिस इज 8mu²। क्लियर, बात समझ में आया। ऑप्टिमम वैल्यू जो मिल रही है फॉर 2 स्टेज cos α1 डिवाइडेड बाई 4, और सिंगल स्टेज के लिए कितनी मिल रही थी, cos α1 डिवाइडेड बाई 2, cos α1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, cos α1 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, दैट मीन्स अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, इफ जनरलाइज द केस इफ n स्टेज, क्लियर, तो आपको जो ऑप्टिमम वैल्यू मिलेगी फॉर n स्टेज के लिए वो कितनी हो जाएगी, रो ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो का जो ऑप्टिमम मिलेगा वो कितना हो जाएगा, दिस इज cos α1 डिवाइडेड बाई 2n। क्लियर, और जो वर्क होगा W, अगर मैं स्टेज वाइज बात करूं तो आपका लास्ट स्टेज का जो वर्क होगा दिस इज 1/2n ऑफ टोटल वर्क। क्लियर, तो ये चीज़ आप इसको जनरलाइज करके प्रूफ कर सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। क्लियर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि कंपाउंडिंग करने में आपको मैंने जैसे वहाँ पर दिखाया था तो इसको यहाँ पर प्रूफ करके भी आपको दिखाया है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा फ्रैक्शन और करते हैं, वो है रीहीट फैक्टर का। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द रीहीट फैक्टर। क्लियर, रीहीट फैक्टर क्या है एक्चुअल में, रीहीट फैक्टर, रीहीट फैक्टर, रीहीट फैक्टर। देखिए रीहीट फैक्टर एक्चुअल में इसको देखा जाए तो ये देखिए कोई भी चाहे वो नोजल का केस हो, चाहे वो कहीं पर भी एक्सपेंशन का केस, हम आइडियल केस के लिए जो कंसीडर करते हैं वो कंसीडरेशन ये रखते हैं कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ब्लेड के ऊपर स्मूथ होना पॉसिबल नहीं है। ब्लेड में जाहिर सी बात है कि ब्लेड में कुछ ना कुछ रफनेस जरूर होगी और उसकी वजह से आपको आइसेंट्रोपिक ड्रॉप नहीं मिलेगा, एंथैल्पी का ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, देखिए मैं एक सिंगल स्टेज के लिए एक HS डायग्राम बना रहा हूँ और एक मल्टी स्टेज के लिए HS डायग्राम बना रहा हूँ। सिंगल स्टेज के लिए ये एक प्रेशर लाइन है और ये एक प्रेशर लाइन है। क्लियर, तो अगर आप एक्सपेंशन देखो तो दिस इज द 1 to 2 एक्सपेंशन एंड दिस इज द 2' एक्सपेंशन। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो ये अगर आप देखोगे ये इंथैल्पी का जो डेल्टा H है, डेल्टा H, और अगर ये आप देखोगे ये डेल्टा S है, तो डेल्टा S बढ़ा इसलिए डेल्टा H बढ़ा ड्यू टू फ्रिक्शन, लीक और भी ढेर सारे रीजन हैं, दैट इज बेसिकली फ्लो लॉस कह सकते हैं या नंबर ऑफ लॉसेज हैं इसमें, लेकिन अभी आप ये समझिए कि फ्रिक्शन और लीक की वजह से ये आइसेंट्रोपिक ड्रॉप नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये मल्टी स्टेज में हो, इस तरह से एक्सपेंशंस को मैं अगर दिखाऊं, क्लियर, तो ये एक आइडियल एक्सपेंशन है। क्लियर, ये कोई फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है और ये फोर्थ स्टेज है, ये आइडियल एक्सपेंशन है। क्लियर, लेकिन अगर एक्चुअल में देखोगे तो ये एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो दिस इज द 1, से दिस इज 2। क्लियर, या इसको मैं 2' बोलूंगा, इसको मैं 2 बोलूंगा। इस तरह के बाद यहां पर एक्सपेंशन देखोगे तो दिस 1 इज 3 एंड दिस इज 3', दिस इज 4, this is 4', this is 5, this is 5' and this is 5। क्लियर, तो अगर इसमें आप देखो तो मैं इसको कलर वाइज बनाता हूँ, ये एक एक्सपेंशन है और ये एक एक्सपेंशन है, सॉरी थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट हो गया, और ये सडन आपको स्टेजेस में एक्सपेंशंस मिल रहे हैं, दीज आर द एक्सपेंशंस इन द स्टेजेस। क्लियर,
मैं इसको जो नाम दे रहा हूँ दिस इज 5 डबल डैश 5 डैश। क्लियर? तो दिस लाइन, ये जो आपको एक्चुअल ड्रॉप इन हीट, ये जो आपको दिखा रहा है, ये एक्चुअल पॉइंट्स का जो लोकस दिखा रहा है, इसको बोलते हैं कंडीशन लाइन। कंडीशन लाइन बोला जाता है इसको। स्टेज इफिशियंसी किसको बोला जाता है? स्टेज इफिशियंसी किसी भी पर्टिकुलर स्टेज को आप कंसीडर करिए तो दिस इज H1 माइनस H2 डैश अपॉन H1 माइनस H2। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। इसमें आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है? आइसेंट्रोपिक मतलब कंप्लीट इफिशियंसी, दिस इज H1 माइनस H5 डैश डिवाइडेड बाई H1 माइनस H5 डबल डैश। ये चीज़ आपको समझ, ये मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर? अब इसमें रीहीट फैक्टर का मतलब क्या होता है? रीहीट फैक्टर, रीहीट फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जितना भी क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप है, क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप डिवाइडेड बाय रैंकाइन हीट ड्रॉप, रैंकाइन हीट ड्रॉप। क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप का यहाँ पर मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप मतलब दिस वन, सो दिस इज डेल्टा H1 to 2 डैश, ये बात समझ में आया, प्लस डेल्टा H2 डैश टू 3, this one, sorry, this is the, oh I'm so sorry, this one मैं इसको उसी के टर्म्स में लिखता हूँ। दिस इज क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप, दिस इज H1 माइनस H2 पहले स्टेज का, सेकेंड स्टेज का, प्लस दिस इज H2 डैश माइनस H3 प्लस H3 डैश माइनस H4 प्लस दिस इज H4 dash minus H5 and this divided by Rankine heat drop, this is H1 minus H5 double dash। Clear? H1 माइनस H5 डबल डैश। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है रीहीट फैक्टर का। अब अगर रीहीट फैक्टर में एक कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको, चूंकि आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, प्रेशर लाइंस आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये और ये इन सब का समेशन, दैट इज डेल्टा H क्यूमुलेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डेल्टा H रैंकाइन। दैट मीन्स रीहीट फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिलेशन डेवलप करना है, वो रिलेशन आप किसी भी बुक से डेवलप कर सकते हैं। वो बहुत छोटा सा रिलेशन मैं लिख देता हूँ उसको, दैट इज आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी इज इक्वल टू डेल्टा H1 to 5 डैश डिवाइडेड बाई डेल्टा H1 to 5 डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय रीहीट फैक्टर। ये रिलेशन आप बड़े आसानी से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग फर्दर प्रूफ करके देख लेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।